अभी तक आपने सुना। सर, ज़रा ध्यान से, ये लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। अगर आपको हम में से किसी की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर दीजिएगा। एक सिपाही अमन से बोला था। वो उदासी में भी मुस्कुरा पड़ा था। अब आगे। अमन टहलते हुए पूरे मंदिर में घूमने लगा था। मंदिर के पीछे पुजारी का घर बना दिख रहा था। वो उनसे कुछ पता लगाने उधर ही चल पड़ा था। पुजारी के घर के आगे गेट बंद था। अमन पीछे की चल पड़ा। घर की दीवार पर बनी एक खिड़की खुली दिख रही थी। वो कुछ सोचकर खिड़की से अंदर झांकने लगा था और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें क्रोध से फटने लगी थी। उस कमरे के अंदर सलोनी को कुर्सी में बांध रखा था और एक औरत जो शायद पुजारी की पत्नी थी सलोनी का श्रृंगार कर रही थी। मैं ये शादी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं अमन जी से प्यार करती हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। सलोनी रोते हुए अपना बंधन खोलने के लिए छटपटा रही थी, पर वो औरत चुपचाप उसका श्रृंगार करने में लगी थी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से छुप कर भाग जाऊंगी। आप उस कमीने आदमी को बोल दीजिएगा कि मैं आपको धक्का देकर भाग गई हूँ। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझ पर यह एहसान कर दीजिए। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। सलोनी के मुंह से अपने लिए प्यार का इकरार सुनकर अमन को लगा मानो वो तपते रेगिस्तान से पेड़ों की छांव में आ बैठा हो। उसे इश्क के पानी का दरिया मिल गया था। सलोनी के मुंह से अपने प्यार का इजहार सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। उसकी पलकों में ढेर सारा आंसू जमा होने लगा था। मुझे इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था सलोनी, पर आज तुमने इजहार किया भी तो कितनी बुरी हालत में। वो अपने बहते आंसुओं को पोंछने लगा था। बस कुछ घड़ी और तुम रो लो सलोनी, फिर तुम मेरी बनोगी। मैं तुम्हारी आंखों से बहते इन कीमती मोतियों के एक एक बूंद को अपने प्यार से खुशी में बदल दूंगा। वो मन में सोचता हुआ सलोनी के रूप को अपनी नजरों में बसा रहा था। कमरे के अंदर पंडिताइन सलोनी को तैयार कर चुकी थी। तभी एक लड़का आकर गेट खटखटाने लगा था। वो तेजी से गेट खोलने चल दी थी। मैडम को मंडप में लेकर चलो, शादी का मुहूर्त हो गया है। तुम्हें याद है ना, तेरा बेटा हमारी गाड़ी में बंद है, इसलिए कोई होशियारी मत करना। उसको सही सलामत वापस चाहती हो तो हमारे बॉस की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कराओ। उसे धमकाते हुए वो लड़का पंडिताइन को घूरने लगा था। जी जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। मैं आपके बॉस की शादी संपूर्ण रीति रिवाज से करवा दूंगी, वो रोते हुए बोली थी। लड़का हंसते हुए बाहर खड़ा हो गया था। हेलो सुमित, कहाँ हो तुम? अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे? सर, मैं बस पहुंच ही गया हूँ। ओके सुमित, मेरी बात ध्यान से सुनो। मंदिर के बाहर एक मिनी ट्रक खड़ी है। उसमें पुजारी के बेटे को कैद किया गया है। तुम सबसे पहले उसे अपनी कस्टडी में ले लो और फिर अपनी फोर्स को मंदिर को चारों ओर से घेरने का ऑर्डर दो। वो धीमी आवाज में उसे समझाने लगा था। फिर वो फोन पॉकेट में रखकर धीरे से खिड़की से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा था। वहां खुले गेट के बाहर वो लड़का अभी भी खड़ा था। बेटी, तू सच में मेरी बेटी की तरह है, पर मेरा बेटा इन लोगों के कब्जे में है। मैंने तुम्हारी मदद की तो ये लोग उसे मार देंगे। मैं ही तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, तुम उस आदमी से शादी कर लो। हम लोगों के पास कोई धन दौलत नहीं है बेटी, एक बेटा है जिसकी जान अब तेरे हाथों में है। पंडिताइन रोते हुए सलोनी की रस्सी खोलते हुए बोले जा रही थी। चाची, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अपने अमन जी और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो दोनों मिलकर मुझे उस राक्षस से बचाने जरूर आएंगे। आप रोना बंद कर दीजिए चाची, मैं आपके साथ चल रही हूँ। सलोनी भी रोती हुई बोली थी। वो भी उस लड़के की सारी बात सुन चुकी थी। आप अपने बेटे को बचाइए और मैं आज अपने प्यार को परख लेती हूँ, आगे भगवान की मर्जी। वो आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई थी। अमन अपनी पिस्तौल निकालकर गेट की दीवार से लगकर खड़ा हो गया था। पंडिताइन सलोनी को बाजू से पकड़े बाहर लाई थी। लड़के ने एक नज़र सलोनी को देखा और आगे बढ़ने का इशारा किया था। वो दोनों धीरे से बढ़ने लगी। तभी अमन झटके से बाहर निकला और लड़के के सर पर पिस्तौल के पीछे से जोर से मार बैठा था। वो बेआवाज वहीं धम से गिर पड़ा था। अपने पीछे आवाज होने पर दोनों लेडीज पीछे पलटी थी। अमन, अमन जी, आप आ गए। अमन को अपने सामने देखकर वो खुशी से रो पड़ी थी। उसने मुस्कुराकर सलोनी को देखा था। वो दौड़कर अमन से लिपट गई थी। आज वो अपने भाव को छुपा नहीं पाई थी। मुझे पूरा यकीन था आप अपनी सलोनी को बचाने जरूर आएंगे। मुझे यहाँ से ले चलिए अमन जी। मुझे उस राक्षस से शादी नहीं करनी है।
वो बेहद नीच इंसान है। उसने उस हवेली में हजारों लड़कियों को बंधक बना रखा है। वो सब बहुत कष्ट में है, आपको उन्हें भी बचाना होगा। अमन ने सलोनी को अपनी बाहों में समेट लिया था, पर उसकी आंखें बरसने लगी थी। वो धीरे से अपनी सलोनी के वजूद को खुद में महसूस करने लगा था, पर वक्त की नजाकत देख वो उससे अलग हुआ था। मुझे सब पता है सलोनी, मैं तुम पर 2 दिन से नजर रखे हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता। बस मुझे आने में कुछ देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर आज तुम बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हें हमारी शादी मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। अमन जी, मैं आपसे ही शादी करूँगी। अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। मैं आपके बिना मर जाऊँगी। आई लव यू अमन जी। मुझे आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। मुझे बस आपसे शादी करनी है अमन जी। अब मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए। वो रोती हुई फिर से उससे लिपट गई थी। अमन खुशी से हंसने लगा था। लव यू टू सलोनी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आज के बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर अभी मुझे उस बड़े साहब से निपटने दो सलोनी। उसका काला चेहरा मैं पूरे शहर के साथ तुम्हारे पापा और अपनी भाभी के सामने भी लेकर आना चाहता हूँ। वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोला था। हाँ अमन जी, इस बड़े साहब की वजह से बहुत सारी लड़कियां जीते जी नरक भोग रही हैं। आप उसे अरेस्ट कीजिए। वो गुस्से से बोलती हुई उससे अलग हो गई थी। अमन ने उसकी आंखों के नीचे पड़े आए हुए काले धब्बों को गौर से देखा था, जो कई रातों से लगातार जागने की गवाही दे रहे थे। सलोनी अपनी तरफ से उसे देखते हुए पाकर सर बांधे हुए बोली, अमन जी, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। इस बार मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं यहाँ से आपसे शादी करके ही घर जाऊंगी। आप जाइए, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। पंडिताइन डरकर खड़ी थी। उन दोनों की बात सुनकर अमन के पैर पकड़कर रोते हुए बोली थी, साहब जी, वो मेरे बेटे को मार देगा। आप ऐसा मत कीजिए। इस लड़की को उस आदमी के पास ले जाने दीजिए मुझे। माँ जी, आप घबराइए मत। मैं इंस्पेक्टर हूँ। मेरा एक पुलिस इंस्पेक्टर आपके बेटे को उनकी गिरफ्त से छुड़ा चुका है और आपका बेटा अब पुलिस की सुरक्षा में है। अमन उन्हें कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोला, तो उसकी आंखें खुशी से झिलमिलाने लगी थी। आप मेरे साथ चलिए। आप अपनी आंखों से अपने बच्चे को पकड़ने वाले की सजा देख लीजिएगा। वो गुस्से से बोला और सलोनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया था। वो भी उन दोनों के पीछे चलने लगी थी। प्रशांत शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। अब वो शादी के मंडप में बैठा सलोनी का इंतजार कर रहा था। उसके सारे गुंडे भी अगल बगल खड़े थे। तभी सुमित के साथ पूरी पुलिस फोर्स मंदिर के चारों तरफ आकर कतार में खड़ी हो गई थी। प्रशांत इतने सारे लोगों को देखकर चौंक गया था। सलोनी अभी तक क्यों नहीं आई, और ये लोग कौन हैं जो हम लोगों को घेरे हुए हैं? वो मन ही मन सोचने लगा था। उसी समय अमन सलोनी का हाथ पकड़े हुए वहां आया था। सलोनी को किसी अजनबी के हाथ में हाथ डाले देखकर प्रसाद गुस्से से पागल हो गया था। वो झटके से उठ खड़ा हुआ था। कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सलोनी को हाथ पकड़ो? ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस लड़के को जान से मार डालो। और तुम तो इधर आओ। आज तुम्हें मैं अपना असली रंग दिखाता हूँ। वो गुस्से से सलोनी की ओर लपका था, पर अमन उसे पीछे कर खुद आगे हो गया था। सलोनी पीछे से उसका बाजू जोर से पकड़ ली थी। अमन ने अपना जोरदार मुक्का प्रशांत के चेहरे पर दे मारा था। वो अचानक संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया था। उसके सारे गुंडे अपने बॉस की यह हालत देखकर गुस्से से अमन की ओर डंडा और चाकू लेकर दौड़ पड़े थे। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है ना? अब देख मेरे ये आदमी तेरा क्या हाल करेंगे। प्रशांत नफरत से बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। उसके गुंडों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। वो सब कुछ करते उससे पहले सुमित ने हवाई फायरिंग किया था। वो सब चौंक कर मंदिर से खड़े आदमियों को देखने लगे थे, पर अमन मुस्कुरा पड़ा था। पंडिताइन डर से मंडप से उठकर किनारे खड़े पंडित जी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो डर से थरथर कांपने लगी थी। तुम लोगों में से कोई भी एक कदम आगे मत बढ़ाना। तुम लोगों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। सब अपने कदम पीछे ले लो, वरना ये फायरिंग तुम लोगों के सीने पर भी हो सकती है। सुमित नीचे से चिल्लाकर ऊपर आने लगा। अब सारे गुंडे एक एक पीछे होने लगे थे। बहुत अच्छे, अब सब अपने अपने हथियार नीचे रखो और पीछे मुड़ो। अब अमन भी अपनी पिस्तौल निकाल चुका था। प्रशांत चौंक गया था। और तुम, मिस्टर प्रशांत सिंह,
इस शहर के सबसे दौलतमंद और प्रतिष्ठित इंसान निरंजन सिंह के इकलौते सुपुत्र, तुमने अनगिनत मासूम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। उन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जुर्म में तुम्हें फांसी से कम सजा नहीं होगी, और ये सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लड़के। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूं। तुम्हें मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलेगा, फिर तुम किस आधार पर मुझे सजा दिलवाओगे? वो ठहाके लगाते हुए बोला था। तुम्हारी याददाश्त ठीक है ना? तुम्हें रमाबाई, रानी, पुष्पा, रेखा ये सब तो याद है ना? या फिर राहुल, समीर, मुन्ना, सोहन, इनको तो तुम भूले नहीं होगे। सुमित मंदिर के ऊपर आ चुका था और मजाक भरे स्वर में बोलता हुआ उसके पास आया था। ये सारे लोग अभी हमारे पुलिस स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस सुंदर सी इमारत में तुम्हारी अय्यासी का अड्डा चलता था वो अभी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। तो तुम लोग पुलिस हो? मुझ पर हाथ डालने का अंजाम बहुत बुरा होगा लड़के, वो अमन को घूरता हुआ बोला था, जिसके बेहद पास सलोनी खड़ी थी। अमन ने मुस्कुराकर सलोनी का हाथ थाम लिया था। प्रशांत चीख पड़ा था, उस लड़की का हाथ छोड़ दे लड़के, वो मेरी मंगेतर है और मैं तुम्हें अपनी मंगेतर से बदतमीजी करने के जुर्म में अरेस्ट करवा दूंगा। ए लड़के, लड़के क्या लगा रखा है? मैं इस शहर का सीनियर इंस्पेक्टर अमन सिंह हूँ। तुमने सलोनी को अपनी मंगेतर कहा है ना? अगर तुम्हें इस शब्द का थोड़ा भी एहसास होता तो तुम शर्म से कब का हमारे सामने सरेंडर कर चुके होते और सलोनी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग चुके होते। पर नहीं, तुम्हें तो अपने पापा के पैसों की गर्मी चढ़ी हुई है। मैं तेरी ये सारी हेकड़ी पुलिस स्टेशन में निकाल दूंगा। वो गुस्से से आगे बढ़ा और प्रशांत के सर पर पिस्तौल लगा कर बोला था, एक बात और कान खोल कर सुन ले घटिया इंसान। सलोनी तेरी मंगेतर अपने पापा की वजह से बनी है, पर ये मेरी भाभी की बहन है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने मेरी सलोनी के साथ जबरदस्ती शादी करनी चाहिए है ना? इसकी सजा तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका कर दिलाऊंगा ही। पर अभी तो तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। वहाँ शहर की मीडिया तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। आखिर शहर के बीचों बीच इतनी निडरता से जिस फरोशी का धंधा चलाने वाले सरदार का चेहरा देखना सबका हक बनता है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो और यही सारा मामला रफा दफा करो। वो गुर्राया था, पर अमन ने हंसकर उसकी बात को इग्नोर किया और एक सिपाही को इशारे से कुछ लाने को बोला था। ये रहा सर, ये बच्चा उस ट्रक के पीछे मुंह बांधकर छुपाया गया था। बिल्कुल भी कोई शर्म तुम्हें छूकर नहीं गुजरी है। इतने छोटे बच्चे को कसाईयों की तरह बंद करवा दिया था। अमन गुस्से से सिपाही की गोद में 8 साल के बच्चे को देखकर बोला था। खैर, तुम जैसे इंसान को अगर शर्म छूकर गुजरी होती तो अपने नेक पिता के नाम पर ये उठाईगिरी का धंधा नहीं करवाते। ये लीजिए पंडित जी आपका बेटा, और अगली बार से डर कर कुछ गलत काम मत कीजिएगा। मौका निकाल कर पुलिस को फ़ोन कीजिएगा, वो आकर सब कुछ संभालेगी। वो हंसकर बोला तो सिपाही ने बच्चे को अपनी गोद से उतार दिया था। वो बेचारा डर से उन दोनों गुंडों की तरफ देख रहा था जिसने उसे पकड़ा था। मेरा राजा, आ जा बेटा, मेरे गले लग जा। पंडिताइन रोते हुए खुद ही अपने बेटे के पास आ गई थी। तो ठीक है ना मेरे बच्चे? साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे के साथ मेरे पति को भी ये ज़बरदस्ती की शादी करवाने से होने वाले पाप से बचा लिया है। हाँ साहब, हम इस मंदिर के पुजारी हैं। हमेशा धर्म कर्म की बात करते हैं, पर जब अपने इकलौते बच्चे पर संकट आई तो सब कुछ भूल बैठे। पंडित जी बहुत शर्मिंदा होकर बोल पड़े थे, पर आज मुझे हमारे शहर की पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया साहब। अगली बार से मैं कोई गलती देखते ही सबसे पहले पुलिस को सूचना दूंगा। साहब जी, आप चाहो तो मैं अभी आपकी और मैडम की शादी करा देता हूँ, फिर ये नीच इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशांत तिलमिला उठा था। वो गुस्से से पंडित को घूरने लगा था, पर अमन मुस्कुरा कर बोला, नहीं पंडित जी, हम दोनों अपने घर वालों के मानने के बाद ही शादी करेंगे। अभी तो इसे जरा पुलिस स्टेशन की सैर पर ले जाना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बच्चे को खाना खिलाकर सुला दीजिए। वो सोकर उठेगा तो उसका डर कम हो जाएगा। वो बोलने के बाद प्रशांत को धकेलते हुए सीढ़ियों से बाहर ले जाने लगा था। सलोनी पीछे ही थी। सुमित तो सलोनी और अमन की सच्चाई जानकर हैरानी के साथ खुश भी हो गया था। अमन भले सीनियर इंस्पेक्टर था, पर सुमित और उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। सब कुछ ठीक हो जाए तब आपको बताता हूँ मैं सर। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी, ये जाने बिना छोड़ूंगा नहीं। और भाभी साहिबा, आपसे तो मैं अपनी फरमाइशी खाना बनवाऊंगा।
तब जाकर जान छोड़ूंगा। वो मन ही मन हंसा था, फिर बोल ही पड़ा था, सर आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, यहाँ से चलकर आपकी अच्छी खबर लूँगा मैं। अमन खुलकर हंस पड़ा था और सलोनी शर्म से अपना सर नीचे झुकाकर चलने लगी थी। अपने लिए भाभी शब्द सुनकर उसकी आंखों में अनोखे सपने सजने लगे थे। मंदिर के बाहर पुलिस की लगी गाड़ी में सारे गुंडे भरे जा चुके थे। सुमित ने गुंडों को मिनी ट्रक को भी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए सिपाही को बोल दिया था। अमन ने सलोनी को अपनी जीप में बैठने को कहा और प्रशांत को पुलिस गाड़ी की ओर ले जाने लगा था। वो सलोनी को देखते हुए चल रहा था। इसी बात का फायदा प्रशांत ने उठाया और अमन को जोर से धक्का दे दिया। वो अचानक हमले से संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। प्रशांत जल्दी से अमन की जीप में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। प्रशांत रुक जाओ, वो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा था, पर उसने खिड़की से अमन को अंगूठा दिखाया और हंसकर गाड़ी भगा ले गया। 10 सिपाही को छोड़कर आप सभी सारे गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन जाइए। सुमित के साथ 5 सिपाही और मेरे साथ 5 सिपाही गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी करो। वो दौड़कर खुद एक जीप में बैठ गया था। उसके साथ ही 5 जवान सिपाही बैठ गए थे। वो तेजी से जीप मंदिर से बाहर भागने लगा था। सुमित के साथ बाकी सिपाही भी पीछे ही आ रहे थे। प्रशांत ने सब कुछ इतना तेजी में किया कि सलोनी कुछ समझ ही नहीं पाई थी। जब उसे अमन के बदले प्रशांत ड्राइविंग सीट पर दिखा तो वो डर से कांपने लगी थी। फिर जल्दी से वो अपनी सीट का गेट खोलने की कोशिश करने लगी थी। तुम बेकार की कोशिश कर रही हो जाने मन, ये गेट नहीं खुलने वाला। अब कोई तुम्हें मुझसे छुड़ाने नहीं आने वाला। आज तो तुम मेरी बनकर रहोगी, चाहे जैसे भी हो। तुम्हारा वो इंस्पेक्टर आशिक खुद को बड़ा तीस मार खां समझ रहा था ना, उसके बकवास भाषण से मेरा दिमाग सुलगने लगा था। अब देखता हूँ वो तुम्हें कैसे बचाता है। तुम्हारी सारी हिम्मत और अकड़ आज मैं चूर चूर कर दूंगा सलोनी। आज के बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो बेहद नफरत से बोलता हुआ उसे बीच बीच में घूरता जा रहा था। सलोनी अपने हाथों से चेहरे को ढक कर रोने लगी थी। अमन ने प्रशांत की गाड़ी को देख लिया था। उसने थाने में फोन करके हर मोड़ पर नाकेबंदी करने को बोलकर सलोनी की फोटो भी भेज दिया था, ताकि वो सब उसे पहचान कर प्रशांत को कहीं भागने ना दे। सड़क पर 2-3 जगह नाकेबंदी देखकर प्रशांत समझ गया कि यह अमन की चाल है। वो जीप घुमाकर जंगलों की ओर चल पड़ा था, पर अमन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जंगल का अंतिम छोर खत्म होने के बाद गहरी खाई थी। ये बात अमन और प्रशांत भी जानते थे, पर सलोनी को ये नहीं पता था। वो जीप अचानक से रोक कर नीचे उतरा था। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तू उस इंस्पेक्टर के आगे जाने लायक नहीं रहेगी। उसकी तरफ का गेट खोलकर उसने सलोनी को बाहर खींचा था। वहीं जंगल में वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। सलोनी जोर जोर से चिल्लाती खाई की तरफ भागने लगी थी। उसी समय अमन भी वहां पहुंच गया था। वो दौड़कर खाली जीप के पास गया था, पर गाड़ी में किसी को नहीं पाकर चिल्ला पड़ा, सलोनी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अमन जी, मेरे पास आइए। बदहवास खाई के किनारे खड़ी सलोनी अमन की आवाज़ सुनकर रोती हुई उसे पुकारने लगी थी, पर इसी गलती से प्रशांत ने उसे पकड़ लिया था। मुझसे भागकर कहाँ जाओगी सलोनी? जो चीज़ मेरी है मैं उस पर किसी को हक नहीं जताने देना। अब या तो तुम मेरी बनोगी या इस खाई में मेरे साथ कूदकर अपनी जान दोगी। वो पागलों की तरह उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ चुका था। अमन के साथ सुमित और सारे सिपाही वहां पहुंच चुके थे। छोड़ो मुझे, नीच इंसान, दूर रहो मुझसे। अमन जी, मुझे बचा लीजिए। अमन को सामने देख सलोनी रोती हुई बोल रही थी, जब ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे तुम्हारे लिए भी नहीं रहने दूंगा इंस्पेक्टर। खुद तो मरूंगा ही, पर इसे भी साथ ले जाऊंगा। खाई की तरफ सलोनी को खींचता हुआ हंसकर अमन से बोला था, नहीं नहीं प्रशांत, प्लीज ऐसा मत करो। सलोनी से तुम ही शादी कर लेना, पर पीछे मत जाओ। देखो मैं तुम्हें हर सजा से बचा लूंगा। खुद से सलोनी की शादी तुमसे करा दूंगा, पर प्लीज तुम रुक जाओ, पीछे मत जाओ प्रशांत। पीछे खाई है। अमन सलोनी की जान की खातिर उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा था। सलोनी रोते हुए प्रशांत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत मजबूती से पकड़ा था। प्रशांत अमन के गिड़गिड़ाने पर ठहाके लगाकर हंसने लगा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है इंस्पेक्टर। वैसे भी अब मुझे सलोनी को पाने से ज़्यादा मारने का दिल कर रहा है। ये चीज़ ही ऐसी है जिसके बिना ना तुम रह सकते हो और ना मैं, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। अब मेरी लाश को पकड़ना और अपनी महबूबा की लाश पर रोते हुए मेडल ले लेना। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सलोनी को बचा नहीं पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। अलविदा इंस्पेक्टर, तुम अब कभी सलोनी को नहीं पा सकते। और वो हंसते हुए खाई के आखिरी छोर पर खड़ा
फूट फूट कर रोते अमन को देखने लगा था। सुमित की ओर से प्रशांत का ध्यान हटा हुआ था। वो तो अमन को हरा देने के नशे में चूर था। जब वो अलविदा कहकर कूदने ही वाला था कि सुमित ने उसके सीने का निशाना लेकर फायरिंग कर दिया था। वो खाई में गिरने लगा था, पर उसके साथ ही सलोनी भी गिरती जा रही थी। सलोनी! अमन चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ रहा था। सुमित जब तक ये समझता या उसे पकड़ता, वो भी सलोनी का हाथ पकड़े खाई में गिर गया था। चारों तरफ शांति छा गई थी। कहीं से कोई इंसानी आवाज नहीं आ रही थी, पर इस शांति में सुमित अपना सर नोचते हुए चीख रहा था। उसे सिपाहियों ने कसकर पकड़ा हुआ था। सर, सलोनी, अपने दोस्त जैसे ऑफिसर की मौत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक सिपाही ने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर दिया था। कुछ ही देर में कमिश्नर साहब के साथ निर्मल जी और नेहा भी वहां पहुंच गए थे। वो सारी स्थिति जानकर खाई में झांकने लगे थे, पर नीचे बिल्कुल शांति पसरी थी। वो अपनी कैप उतारकर सुमित के कंधे पर हाथ रख दिए थे। नेहा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी और निर्मल जी भी रोते हुए खाई के किनारे जाकर नीचे झांक कर देखने लगे थे। सर, सर जल्दी आइए, सलोनी और अमन यहाँ हैं। निर्मल जी खुशी से चीख पड़े थे। सुमित तो हवा से भी तेज उड़कर वहां जा पहुंचा था। उस खाई की गहराइयों से थोड़ा ऊपर उगे पेड़ों की डालियों पर दोनों बेहोश होकर लटके थे। कमिश्नर साहब तुरंत फोन करके बचाव टीम को वहां बुलाया था। अब नेहा और निर्मल जी खुशी से उन दोनों को आवाज देने लगे थे। सलोनी डर से बेहोश हो गई थी। वो अपने नाम की गूंज सुनकर धीरे धीरे होश में आने लगी थी। अमन ने बेहोशी में भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो अपने दूसरे हाथ से अमन को हिलाने की कोशिश करने लगी थी, पर उसकी नज़र खाई के नीचे चली गई थी। वो डर कर जोर से चिल्ला पड़ी थी। खाई के ऊपर से नेहा ने उसे आवाज़ लगाया था, सलोनी घबरा मत, तुम दोनों ठीक हो, अभी बचाव टीम आ रही है, तुम दोनों जल्दी हमारे पास होगे, अभी शांत रहो और अमन को धीरे से होश में लाने की कोशिश करो। नेहा प्यार से उसे चिल्लाकर समझाने लगी थी। सलोनी को अपनी दीदी की बात पर राहत मिली थी। वो हौले से मुस्कुराकर अमन को हिलाने लगी थी। अमन जी, होश में आइए, देखिए आपकी सलोनी आपके पास है, आंखें खोलिए ना अमन जी। वो बोलते हुए रोने लगी थी क्योंकि अमन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आप मुझे अकेला मत छोड़िए अमन जी, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। उसके नज़दीक होकर सलोनी उसके चेहरे पर अपना चेहरा रखकर रोने लगी थी। अमन की बेहोशी सलोनी के आंसुओं से टूटने लगी थी। वो अपने चेहरे पर सलोनी को देखकर रोने लगा था। तुम ठीक हो ना सलोनी, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ अमन जी, पर हम दोनों खाई के बीच में अटके हैं, अब ऊपर कैसे जाएंगे? वो डरकर बोली थी। अमन ने खुद के आसपास निगाह घुमाकर स्थिति देखने के बाद सलोनी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, मैं हूं ना सलोनी, तुम्हारा अमन, मैं तुम्हें लेकर ऊपर जाऊंगा, तुम्हें मुझसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता है सलोनी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आई लव यू जान, लव यू सो मच। लव यू टू अमन जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको देखे अब मैं एक पल भी नहीं जी सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा। सर, आप दोनों लैला मजनू बने हैं, हम भी यहीं ऊपर हैं, हमें सब दिख रहा है, आप लोग प्लीज़ खुद को कंट्रोल कीजिए। खुशी से अपने आंसू पोंछकर सुमित चिल्लाकर ऊपर से बोला था। अमन की नज़र ऊपर गई तो सुमित के साथ नेहा, निर्मल जी, कमिश्नर साहब और ढेर सारे सिपाही उन्हें नजर आए थे। वो हंस पड़ा था। हाँ हाँ, देख लो बेटा, ऊपर आकर तुझे दिखाता हूँ मैं। कमिश्नर साहब भी अपने सीनियर और बेहद कड़क ऑफिसर का ये रूप देखकर मुस्कुरा पड़े थे। अमन को कुछ हो जाता तो ये पुलिस विभाग के लिए बेहद दुख की बात होती, पर कुछ घायल होकर वो जिंदा थे। ये देखकर सब बहुत खुश थे, वरना उसने जो कदम उठाया था वो उसे मौत के दरवाजे पर ही ले जाकर रुकने वाली थी। कुछ देर बाद बचाव टीम आ गई थी। उस टीम के दो लोगों ने नीचे उतरकर बारी बारी उन दोनों को रस्सी से बांधकर ऊपर ले आया गया। नेहा सलोनी को पकड़कर रोने लगी थी। निर्मल जी आगे बढ़कर अमन को सीने से लगा लिए थे। बेटे, सलोनी को बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा। चाचा जी, ऐसा मत बोलिए, सलोनी को मैंने वादा किया था कि जब भी वो मुसीबत में होगी मैं उसे बचाने जरूर आऊँगा। मैंने बस अपना वादा निभाया है। उसके दोनों कंधों पर गहरा चीरा लगा हुआ था, फिर भी वो मुस्कुराता बोल रहा था। चाचा जी, आपसे एक विनती है, मुझे अब सलोनी से अलग मत कीजिएगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं माँ को मनाकर उनके साथ सलोनी का हाथ मांगने आऊँगा। आप पुरानी बातों को भूल जाइए चाचा जी, मुझे सलोनी से अलग मत कीजिए। कमिश्नर साहब भी अमन और निर्मल जी की बात सुन रहे थे। वो उनकी चुप्पी देखकर उनके पास खड़े हो गए थे। निर्मल जी, आपको अपनी बेटी के लिए अमन जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों की पारिवारिक
कोई बातें नहीं जानता, पर इस केस पर अमन ने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है उससे अमन का आपकी बेटी के प्रति प्यार और समर्पण का भाव दिखता है। आप खुद सोचिए निर्मल जी, अगर आज अमन सलोनी के पीछे खाई में नहीं कूदता तो आपकी बेटी आज जीवित यहाँ खड़ी नहीं होती। आजकल कौन ऐसा बेवकूफ़ लड़का होगा जो अपने प्यार के लिए खाई में छलांग लगा दे। वो मुस्कुराकर उनसे बोले और अमन का पीठ ठोकते हुए बोले थे, मुझे तुम पर गर्व है अमन, आखिर तुमने इस केस को भी हल कर लिया। वेल डन ऑफिसर। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। वो बस इतना ही बोल पाया था। सलोनी नेहा के साथ खड़ी उसे निहार रही थी। प्रशांत की लाश की खोज बचाव टीम द्वारा जारी थी। कमिश्नर साहब और कुछ सिपाहियों को वहीं छोड़कर बाकी सब घर निकल पड़े थे। सुमित कमिश्नर साहब की गाड़ी में ही चला गया था। अमन की गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था, जिसमें सलोनी, निर्मल जी और नेहा भी बैठे थे। शायद ये हमारा अंतिम मिलन है, क्योंकि माँ तो कल से अमन जी को मुझसे मिलने तक नहीं देगी। मन में ही सोचती सलोनी अमन को जी भर कर देखे जा रही थी। वहीं अमन फ्रंट पर बैठा बीच बीच में सलोनी को देखकर सोच रहा था, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा सलोनी। इस बार माँ को मेरा फैसला स्वीकार करना होगा। यदि वो नहीं मानी तो मैं भी भैया की तरह देश छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। उन दोनों की सोच अलग अलग दिशाओं में चल रही थी। वहीं दूसरी ओर सुनीता जी आज तय करके बैठी थी कि अमन से बात करके ही रहेंगी और उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने पर मजबूर कर देंगी। अमन जब उन तीनों को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन गया तो बाहर ही प्रेस और मीडिया उसको घेर कर खड़ी हो गई थी। प्रशांत बहुत बड़े कारोबारी का बेटा था, जो जिस्म फरोशी के धंधे का मास्टरमाइंड निकला था। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इस न्यूज़ को हर चैनल वाले भुनाना चाहते थे, इसीलिए सब चाहते थे कि अमन पूरी बात विस्तार से बताए। कमिश्नर साहब और सुमित पुलिस स्टेशन में अमन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी थी। वो कुछ पुलिस वालों को लेकर बाहर निकले थे। उन्हें अमन रिपोर्टर से घिरा दिखाई दिया था। वो तेज़ी से अमन के पास आकर सबको शांत होने को बोलने लगे थे। सर, हमें प्रशांत सिंह के जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल होने से लेकर उसके मौत तक की बात जाननी है। आप हमें सारी बात बता दीजिए, हम चले जाएंगे। एक रिपोर्टर बहुत तेज़ी से अमन के आगे माइक सेट करता हुआ बोला था। अमन ने कमिश्नर साहब की तरफ देखा तो वो इशारे से बोलने का इशारा कर दिए थे। फिर वो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी बात बताने लगा था। सारे रिपोर्टर्स अमन की बातों को अपने कैमरे में कैद करते जा रहे थे। सबके जाने के बाद वो सब अंदर आ गए थे। कमिश्नर साहब बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों से कॉलेज की गायब होने वाली सारी लड़कियों का पता चल चुका था। रमाबाई के अड्डे से मीरा भी मिल गई थी, जिसे बहुत मारा पीटा गया था। उन्होंने अमन को सुमित के साथ हॉस्पिटल भेज दिया था। वो आज बेहद खुश था। इसीलिए जब सुमित ने उसे पट्टी कराकर घर छोड़ा तो वो सीधे जाकर सो गया था। सुनीता जी बाजार से आई तो अमन को अपने कमरे में उसे सोता हुआ पाई थी। वो आज तय कर ली थी कि अमन के साथ वो आज डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगी, क्योंकि अब उनके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया था। वो आराम करने चली गई थी, पर नींद न आने से वो टीवी चलाने लगी थी। यूं ही चैनल बदलते बदलते न्यूज़ लग गया था, जहां अमन की ही बातें की जा रही थी। हर तरफ उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। कैद से छुड़ाई गई लड़कियों के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जिसमें सब सलोनी और अमन की बातें करके अपनी आज़ादी की बात कर रही थी। वो चौंक गई थी। अचानक उन्हें बाजार में मिली नेहा की कई बातें याद आ गई थी। जब अमन ने यही बात कुछ दिन पहले उनसे कहा था तो उन्हें गुस्से में बोला झूठ लगा था, पर जब नेहा ने यही बात रो रो कर कहा तो वो मान गई थी। वो सारी बातें याद करते हुए समझ गई कि इतने दिन से अमन सलोनी को ढूंढने में दिन रात एक किए हुए था। यहाँ माँ की कोई खोज खबर नहीं और उस अनजान लड़की के पीछे अपना जीवन बर्बाद करने में लगा था। वो गुस्से में आ गई थी। रात में 8 बजे अमन की नींद टूटी थी। वो उठकर बाहर आया तो सुनीता जी सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो टीवी पर न्यूज़ में उसी की चर्चा सुन रही थी। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दे दो ना। वो पास जाकर बैठता हुआ बोला था। आज बहुत दिनों बाद अमन ने उनसे सीधे मुंह बात की थी। वो बेहद खुशी से उठकर खाना निकाल लाई थी। मेरे कंधे में दर्द है माँ, आप ही खिला दीजिए ना, वो अपनी पट्टी दिखाते बोला तो वो खुद ही उसे खिलाने लगी थी। खाना खाने के बाद अमन उनकी गोद में सर रखकर सोफे पर ही लेट गया था। उसकी नज़र टीवी पर चलती न्यूज़ की तरफ थी। वो समझ गया था कि सुनीता जी को सारी बातें पता चल गई थी। आज उसे भी ज़रूरी फैसला लेना था, इसलिए वो कुछ सोचता हुआ बोला था। माँ, आप मेरी इस जीत से खुश नहीं हैं क्या?
आपके बेटे ने कितने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। आज शहर में आपके बेटे का बच्चा बच्चा पहचानने लगा है। क्या मैंने सही नहीं किया? नहीं बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों बाद मेरा पहले वाला अमन मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। तूने बहुत ही अच्छा काम किया बेटा। मासूम बच्चियों की ज़िंदगी को नर्क से बाहर लाकर उसके अड्डे को नष्ट करके तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो खुशी से भावुक होती हुई बोली थी। वो पापी मर गया, ये भी ठीक ही हुआ। उसकी जैसे बेरहम और राक्षस इंसान को जीने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। अब कोई मासूम लड़की उस नर्क में नहीं जाएगी। माँ, सलोनी की शादी उसी प्रशांत सिंह से तय थी। जरा सोचिए कि उसकी ज़िंदगी कैसी खराब हो जाती। वो दुख से बोला तो सुनीता जी बेहद हैरान होकर सोचने लगी थी। पर अब वो सुरक्षित है माँ। वैसे आप क्या सोच रही हैं? आपने खाना खाया? वो जल्दी से पूछने लगा था। सुनीता जी ने नहीं में सर हिलाया था। अमन उठकर किचन में गया और वहाँ से खाना निकाल लाया था। माँ, आज आप मेरे हाथों से खाओगी। चलो अपना मुंह खोलो। वो निवाले बनाकर उनको खिलाने लगा था। उनकी आंखें भर आई थी। खाना खिलाने के बाद अमन सुनीता जी का हाथ पकड़कर सोफे पर लेटाते हुए उनका पैर दबाने लगा था। माँ, आपको याद है ना, बचपन में जब मुझे कुछ लेना होता था तो मैं आपके पैरों को दबा दबा कर अपनी बात मनवा लेता था। वो हंस पड़ी थी। हाँ बेटा, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं, सब याद है मुझे। माँ, मुझे आज भी कुछ चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे सलोनी चाहिए माँ। वो मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं बहुत टूट चुका हूँ। खुद को अंदर से बहुत बुरा और बदकिस्मत समझने लगा हूँ। मुझे घर के बाहर ढेरों लोग चाहते हैं, पर आप मुझे क्यों नहीं खुश देखना चाहती हैं? प्लीज़ मुझे बिखरने से बचा लीजिए ना माँ। अपने बेटे को उसकी खुशियाँ वापस कर दीजिए। मुझे सलोनी का साथ दिला दीजिए माँ। अब आपका बेटा उसके बिना मर जाएगा। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगा था। सुनीता जी उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने का सोच रही थी, पर उसे फूट फूट कर रोता देखकर उनका कलेजा तड़प उठा था। वो उसे अपने गले से लगाकर बोली थी, मत रो बेटा, तू रोएगा तो फिर मुझे कौन देखेगा? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तू ही तो है अब मेरे पास जो मेरा सहारा है। राघव तो मुझसे मुंह मोड़कर चला गया है। माँ, मैंने सोच लिया है, अब अगर सलोनी मुझे नहीं मिली तो मैं भी ये नौकरी, शहर और देश छोड़कर चला जाऊँगा। मैं अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपसे सलोनी को मांग रहा हूँ। माँ, आपने मुझे बचपन में बहुत सारे खिलौने दिए थे, पर अब मुझे ज़िंदगी में एक जीते जागते साथी की ज़रूरत है। आप मुझे वो साथी दिलाएंगी ना माँ? अपनी बहती आंखों से वो बहुत उम्मीद से उनकी ओर देख रहा था। सुनीता जी अमन के रोने पर बेचैन हो रही थी। आखिर वो उनके कलेजे का टुकड़ा था। सलोनी बहुत अच्छी लड़की है माँ। मेरे एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। अपने पापा की इज्जत और बहन का घर सुखी से चलने के लिए उसने ज़बरदस्ती हाँ की थी। मैं ही उसके इनकार करने पर गुस्से में उससे ज़बरदस्ती करने ले जा रहा था, पर ट्रक ने मुझे ठोकर मार दिया। माँ, यदि वो मनहूस या अपशगुनी होती तो मैं आज तुम्हारे सामने ज़िंदा खड़ा नहीं होता। माँ, आपको नहीं पता है, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी मेरी गलती थी, वो भी दूर घायल होकर फेंका गई हुई थी, फिर भी वो खुद को घसीटकर मेरे पास आई और रो रो कर सबसे मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए खुशामद करने लगी थी। वो मुझे नापसंद करती थी, पर मेरे बहते खून को देखकर अचानक ही उसके दिल में मेरे प्रति छुपा प्यार जाग गया था। वो किसी भी तरह मुझे पहले की तरह खड़े देखना चाहती थी। आपने हॉस्पिटल में उसे आने से रोक दिया था तो वो आपकी ममता के आगे हार गई और मुझसे एक बार भी आकर नहीं मिली। फिर जब मैं अपना घर छोड़कर उसके पास रहने गया तो उसने मुझसे बेइंतहा प्यार होते हुए भी इनकार कर दिया और मुझे वापस आपके पास भेज दिया। वो सब कुछ रोते हुए बोलता जा रहा था। दुख से उसका सीना फटने लगा था। पता है माँ, जब वो उस दलदल में फंस गई तो उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा था कि मैं आकर उसे छुड़ा लूँगा। वो उन लोगों को मेरा नाम ले लेकर धमकियाँ दिया करती थी। सुनीता जी को इतनी बातें पता नहीं थी। वो अमन की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उनके मन में बहुत बातें चलने लगी थी। सच में मैं अंधविश्वासी हो गई थी। जिस सलोनी को मैंने खुद ही हाथ फैलाकर भाई साहब से मांगा था, उसे इतना बेइज्जत करके ठुकरा दिया। सलोनी ने मेरी खातिर बहुत आंसू बहाए हैं। फिर नेहा पर भी मैंने बहुत अत्याचार किया है। वो बेचारी तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी, पर मैं पत्थर दिल बनी राघव को एक बार रोकने की कोशिश भी नहीं कर पा सकी थी। मेरा बेटा मेरे नफ़रत से हार गया और अपनी माँ बनने वाली पत्नी को छोड़कर चला गया। पर अब ऐसा नहीं होगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं सलोनी को अपनी बहू बनाऊंगी। निर्मल भाई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। वो रोते हुए बोलने लगी थी।
अमन मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों भाइयों को बहुत रुलाया है, पर अब नहीं मेरे बच्चे, मैं सलोनी की शादी तुमसे ही करवाऊंगी। अपनी बड़ी बहू और पोते पोतियों को भी अपने घर लेकर आऊँगी। तू अपने भैया का पता लगा बेटा, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। अपने हाथों से अमन का आंसू पोंछती हुई बोली थी। आज वो वाकई में उन्हें खुद की गलती का एहसास हुआ था। वो पछतावे की आग में सुलगने लगी थी। मेरे अंधविश्वास और नफरत के कारण हमारा हंसता खेलता घर बिखर गया था। आज मेरा राघव अपना घर परिवार देश नौकरी सब छोड़कर विदेश में भटक रहा है और मैं अपनी नफरत की जिद में अड़कर बैठी रही। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप मान गई, यही मेरे और हमारे परिवार की खुशियों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप भैया की चिंता मत कीजिए माँ, मैं बहुत जल्दी आपके बड़े बेटे को वापस लेकर आऊँगा। वो खुशी से उन्हें अपनी बाजुओं से भर चुका था। चल बेटे, अब हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, अभी सो जाते हैं। सुबह मुझे तेरे ससुर जी से जाकर माफ़ी मांगनी है। वह आंसू पोंछकर बोली तो अमन भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ था। सलोनी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे प्रशांत की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निर्मल जी बहुत शर्मिंदा थे। अमन ने उन सबको घर छोड़ा तो नेहा ने सलोनी को फ्रेश करा के जूस पिला दिया था। वो बेड पर लेटते ही सो गई थी। कई दिन बाद वो अपनों के बीच में थी, इसीलिए वो बेफिक्र शाम ढले तक सो रही थी। फिर कॉलेज से उसके प्रिंसिपल और प्रोफेसर सब मिलने चले आए थे। नीलू तो कितनी ही देर उससे गले लगकर रोती रही थी। अभी रात में वो सब खाने पे बैठे थे और निर्मल जी अपने गलत फैसले की जल्दबाजी पर अफसोस से बोले थे। पापा, आप तो बेकार में अफसोस कर रहे हैं। अगर आपको उसकी असलियत पता होती तो क्या आप मेरी मंगनी उससे कर देते? वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी थी। निर्मल जी ने नहीं में सिर हिला दिया था। तो फिर पापा, जो हुआ वो शायद उन सारी मासूम लड़कियों के हित के लिए बिल्कुल सही हुआ। उन सारी लड़कियों के साथ उस रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ, उसका लीडर भी मारा गया और मैं भी, हमारी सलोनी भी बच गई, है ना? नेहा हंसकर उसे बोलने से रोकती थी। पापा, ये मेरा अपना मानना है कि हमारी सलोनी के उस नर्क में होने की वजह से अमन जी ने इतनी तेज़ी से सब कुछ किया। उन मासूमों के साथ अपनी सलोनी को भी आज़ाद कराया और अपनी जान का डर किए बिना खाई से सलोनी को जिंदा वापस लेकर आ गए। आपका क्या कहना है? नेहा, तुम्हारी बात से भी सहमत हूँ। मेरी सलोनी को अमन से अच्छा जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकता, पर सुनीता बहन जी को समझाना मेरे बस। पापा, ये सब छोड़िए, हम आज के बाद इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आपकी बेटी वापस घर आ गई और आप बातों का रुख मोड़कर कहीं और जा रहे हैं। सलोनी मुंह फुलाकर बोली थी। पापा, आज मुझे आप खाना खिला दीजिए ना, मुझे आज अपनी माँ की कमी महसूस हो रही है। हाँ ज़रूर बेटा, मैं तुझे खुद से खिलाऊंगा, वो हंसकर बोले और अपनी प्लेट से उसे खिलाने लगे थे। मौसी बच्ची बन गई। देखो भैया, ये तो नाना जी के हाथ से खाना खा रही है, चिंकू ने हंसते हुए कहा था। मुझे भी आपके हाथ से खाना है नानो, मुझे भी खिलाओ ना आप। पिंकी से अपना प्यार बढ़ता देखा नहीं गया था। वो उठकर निर्मल जी के पास आ गई। वो हंसने लगे थे, फिर सब खुशी से खाने लगे थे। उधर अमन को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। वो नेहा को फ़ोन लगाकर बैठा था। नेहा इतनी रात में अमन का फ़ोन आए देखकर घबरा गई थी, पर उसकी पूरी बात सुनकर खुशी से रोने लगी थी। भाभी, अब आप रोना बंद कीजिए। हमारे घर में पहले जैसी खुशियों की धूप खिलेगी और आपकी ज़िंदगी में भी भैया लौटेंगे। आप अपने इस देवर पर भरोसा रखिए। जो काम मैंने इतने सालों में नहीं किया वो अब मैं बहुत जल्दी में करूँगा और सब कुछ सही करके हम सब की ज़िंदगी संवार दूँगा। वो बेहद जोश से भरकर बोल रहा था। हाँ देवर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपनी सलोनी को वापस ले आए तो मेरे राघव जी को भी ले आएंगे। मुझे उनकी बहुत याद आती है देवर जी। चिंकू पिंकी भी अपने पापा को ढूंढते हैं। मैंने इन दोनों को उनके विदेश में काम करने की बात बता रखी है। ये दोनों अब 4 साल के होने वाले हैं और इनके सवाल भी बहुत बड़े होने लगे हैं। अब आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं, वो बेबसी से बोली थी। अमन ने उसका दर्द अपने दिल में महसूस किया था। देवर जी, अब कुछ देर मेरी होने वाली देवरानी से बात कर लीजिए, उसे भी आपकी याद आ रही है। वो हंसकर सलोनी के कमरे में जाकर उसे फ़ोन थमा आई थी। अपने बच्चों के पास लेटकर नेहा राघव के साथ बिताए प्रेम भरे एहसासों को याद करने लगी थी। सलोनी को पता नहीं था कि किसका फ़ोन है। वो जब हेलो बोली तो दूसरी ओर से अमन की मोहब्बत से भरी दिलकश आवाज़ आई थी। मैंने कहा था ना सलोनी, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने।
मैंने अपनी माँ को मना लिया है सलोनी, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये बोलकर उसकी बात सुने बिना अमन ने फ़ोन काट दिया था। सलोनी खुशी से रोने लगी थी। उसे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब अमन की बातें उसके दिल के तारों को छोड़कर मीठे अरमानों को जगाने लगी थी। वो आज पूरे दिन की घटनाएं अपनी खुली आंखों से दोहराने लगी थी। अभी रात को अमन की नींद टूटी थी। किचन में कुछ जोर से गिरा था। वो दौड़ कर गया था। किचन के बीचों बीच सुनीता जी बेहोश होकर गिरी पड़ी थी। वो घबराकर उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उठाने की कोशिश करने लगा था, पर वो गहरी बेहोशी में चली गई थी। अमन उन्हें अपनी गोद में उठाकर जल्दी से बाहर भागा था। अपनी जीप में सुनीता जी को लिटाने के बाद वो चाबी और शर्ट ले आया था। उसने चौकीदार को अपने हॉस्पिटल जाने की बात बता दी थी और घर का ख्याल रखने को कहकर गाड़ी भगा ले गया था। फिर जल्दी ही हॉस्पिटल में सुनीता जी को एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे और वो कॉरिडोर में बैठा उदासी से सोच रहा था। माँ ने कहा था उनकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है उन्हें? मैं भी कैसा नालायक बेटा हूँ जो इतने दिनों से उनकी कोई खबर नहीं ली। मेरे और भैया के दिए गहरे सदमे से शायद उनकी ये हालत हो गई है। हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। अभी उन्हें बहुत सारी खुशियों को जीना है। वो सोचते हुए वहीं पर सो गया था। सुबह अमन की नींद नेहा के फ़ोन से टूटी थी। वो ये जानना चाहती थी कि वो और माँ जी कब तक उसके घर आएंगी। अमन रूधे स्वर में उसे सुनीता जी की हालत के बारे में बताने लगा था। वो भी घबरा गई, पर उसे शांत रहने बोलकर जल्दी ही निर्मल जी और सलोनी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी थी। कुछ देर बाद वो तीनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में थे। अमन ने उन लोगों को आते हुए देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया और निर्मल जी के गले लगकर रोने लगा था। राघव 4 साल से जापान में रह रहा था। उसने कभी भी किसी की कोई खबर नहीं रखी, यहाँ तक कि अपने बच्चे तक को याद नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उनसे सबसे फ़ोन पर भी रिश्ता रखेगा तो उन सबसे इतनी दूर चैन से नहीं रह पाएगा। आज अपने घर में लेटे हुए उसका दिल बहुत बेचैन होने लगा था। उसे अपनी माँ, छोटे भाई नेहा और अपने अनदेखे बच्चे की बेहद याद आने लगी थी। उसने इंटरनेशनल न्यूज़ लगा लिया था ताकि कुछ भारतीय समाचार सुनकर अपने दिल को शांत कर सके, पर वहाँ तो अमन की बहादुरी की पूरी खबर छाई हुई थी। वो अपने भाई को टीवी पर देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। उसने उसी वक्त फ़ोन अमन को लगाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? अमन माँ के दुख से बेचैन था, पर इंटरनेशनल नंबर देखकर वो भरी आवाज़ में बोला था। उसे पूरी उम्मीद थी कि ये कॉल उसके भैया का ही हो सकता है। अमन, मेरे भाई, मैं हूँ तेरा भैया, राघव रोता हुआ बोला था। मैं तुझे याद तो हूँ ना? तू कैसा है मेरा भाई? मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। भैया, मैं ठीक हूँ, पर माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो रात से बेहोश है। उन्हें होश आएगा तब डॉक्टर कुछ बता सकते हैं। मैं बहुत अकेला हूँ भैया, मैं माँ को कैसे होश में लाऊं? वो भावुक होकर बोलता हुआ फूट फूट कर रोने लगा था। क्या? ये कैसे हुआ अमन? वो गहरे दुख से पूछने लगा था। अमन ने अब तक की सारी बात बता दी थी। तू रो मत अमन, मैं कल ही आता हूँ। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर अपनी माँ को बचा लेंगे। तुम रोना मत, मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से बोलकर फ़ोन काट चुका था। अब उसे अपनी इंडिया वाली कंपनी से बात करके अपनी वापसी सुनिश्चित करनी थी। दूसरे दिन राघव इंडिया आ गया था। उसकी कंपनी ने उसकी रिक्वेस्ट पर उसे वापस इंडिया बुला लिया था। वो अभी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चला आया था। फिर बाद में आकर वो सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी कर लेने वाला था। अमन ने राघव के आने की बात उन सबको नहीं बताई थी। डॉक्टर ने सुनीता जी की हालत बहुत नाजुक बताई थी। अपने खान पान पर ध्यान नहीं देने के कारण उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ता गया था। अब उनकी किडनी फेल हो चुकी थी। डॉक्टर ने अमन को सुनीता जी की किडनी बदलने की बताई थी। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि बोल तक नहीं पा रही थी। वो सबको लेटे हुए बस देखती रहती थी और अपने आंसू बहाती रहती थी। अमन अपनी माँ की यह हालत देखकर टूटने लगा था। हॉस्पिटल में सब बेहद शांत होकर बैठे थे। अमन और निर्मल जी एक तरफ बैठे थे। नेहा ने चिंकू को अपनी गोद में बैठा रखा था। वहीं पिंकी अपनी मौसी के पास बैठी थी। सबके दिमाग में सुनीता जी की ही बात चल रही थी। अचानक वहाँ राघव आ पहुँचा था। उसने निर्मल जी के पैर छुए और अमन को गले से लगाकर रो पड़ा था। नेहा तो राघव को देखकर झटके से उठ खड़ी हुई थी। वो उसको रोने पर बहुत दुखी होने लगी थी, पर उसे अपनी मुश्किल हालत में राघव को छोड़कर चले जाना याद आ गया था। वो मुंह मोड़कर चिंकू पिंकी का हाथ पकड़कर कॉरिडोर से बाहर निकल गई थी। सलोनी उसके पीछे दौड़ी हुई थी, पर वो तेज़ी से ऑटो पकड़कर घर चली गई। राघव ने सलोनी को नेहा के गुस्से को उसका हक बताया और बाद में मना लेने की बात की थी। उसे बेहद खुशी थी कि वो 2 बच्चों का पापा बन चुका था। उसने डॉक्टर से खुद बात की और फिर खुद अपनी माँ को अपना एक किडनी देने की बात बोला था।
मिस्टर राघव, फिर तो आप आज ही अपना टेस्ट दे दीजिए। मिस्टर अमन का तो अपनी माँ के टिश्यू से मैच नहीं हो रहा है, अब आपका भी देख लेते हैं, डॉक्टर ने उससे कहा और नर्स के साथ उसे ज़रूरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। अमन अपना सर पकड़े बाहर आकर बैठा था। सलोनी ने अमन की बिखरी हालत को देखा तो उसके पास चली आई थी। अमन जी, आप इतने टेंशन में रहेंगे तो फिर सब कुछ कैसे कर पाएंगे? माँ को कुछ नहीं होगा, आप बस अपने आप को शांत कीजिए। फिर अब तो जीजा जी भी आ गए हैं, आप दोनों मिलकर माँ के लिए सब कुछ करेंगे तो सारे काम सही से हो जाएंगे। हाँ सलोनी, तुम ठीक बोल रही हो, मैं तो बेकार घबरा रहा हूँ। तुम सब मेरे साथ हो, भैया हैं, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। रुनी आवाज़ में बोलता हुआ उसके हाथ को थाम चुका था। सलोनी ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखकर दिलासा दिया था। वहाँ से कुछ दूरी पर टहलते निर्मल जी ये देखकर बाहर निकल गए थे। राघव दोपहर में निर्मल जी से पूछकर उनके घर गया था। नेहा गेट खोलते ही राघव को देखकर नाराज़गी से वापस मुड़ गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। राघव धीरे से चलकर उसके पास आया था। बेड पर दोनों बच्चे बेहद मासूमियत से सोए हुए थे। वह उसके सामने कान पकड़कर खड़ा हो गया था। इस बार माफ़ कर दो नेहा, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से जाइए। अब मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आप सबसे बड़े धोखेबाज हैं। आपने मुझे उस समय अकेला छोड़ा जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो रोती हुई उसे अपने पास आने से रोकने लगी थी। नेहा, चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ लगा दो यार, पर अब मुझे खुद से दूर मत करो। मैं बहुत तड़पा हूँ तुमसे दूर रहकर। मैं भी ज़िंदगी जी नहीं रहा था, बस सांस लेकर अपना बुरा वक्त काट रहा था। वो उसके हाथों को किनारे करता उसे अपने बाजुओं में ज़बरदस्ती भर चुका था। तुमसे दूर रहकर मैं मर जाऊँगा नेहा, इस बार मुझे माफ़ कर दो। वो भी बोलते हुए रोने लगा था। नेहा का सारा जिद और गुस्सा राघव का रोना सुनकर झाग की तरह बैठ गया था। अब अगर मुझे छोड़कर कभी गए ना तो वापस आकर मेरा मरा हुआ मुंह देखिएगा आप। वो रोती हुई बोलती हुई उसके बाहों में लिपटी सीने में समा गई थी। ऐसी बातें मत करो नेहा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी तो माँ को ठीक करके घर ले जाना है, फिर तुम्हें और बच्चों को घर लाना है और तब अमन की शादी भी करानी है। वो एक सांस में बोला था। इन सब में तुम मेरा साथ दोगी ना नेहा? मैं हमेशा आपके साथ ही थी राघव जी, पर हम लोगों का समय सही नहीं था, इसीलिए इतना कुछ गलत हो गया। अब आप आ गए हैं, मुझे पूरा यकीन है आप और देवर जी मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। वो हंसकर बोली थी। उसने राघव को अपने पास बैठा लिया था। ये रहे आपके दोनों अमानत। ये लोग रोज़ आपके आने के बारे में पूछते हैं, अब आप खुद ही इन्हें जगा कर अपना परिचय दीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैं अपने बच्चों से परिचय ले लूँगा नेहा, पर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? उसने हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था। इतने साल तुमसे दूर रहा हूँ, अब तो कुछ देर मेरे पास बैठो। वो प्यार से उसे गालों को छूते हुए उसे गौर से देख रहा था। नेहा शर्मा गई थी, उसके गालों पर लाली छाने लगी थी। शाम तक राघव का टेस्ट रिपोर्ट आ गया था। उसका भी टिश्यू सुनीता जी से मैच नहीं हुआ था। अब नेहा भी अपना टेस्ट करवाने की जिद कर दी थी। डॉक्टर ने मात्र उसकी संतुष्टि के लिए टेस्ट ले लिया था, पर अफसोस कि उसका भी टिश्यू सुनीता जी से मैच नहीं हुआ था। दूसरे दिन सलोनी ने अपनी जांच की बात डॉक्टर से की थी, पर निर्मल जी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और खींचकर घर ले आए थे। सलोनी सारा दिन बेचैन थी। उसे अमन का रोना याद आने लगा था। वो नीलू को फ़ोन करके अपने घर बुलाई और निर्मल जी से उसके साथ बाजार जाने की बात कहकर निकल गई थी। उसने नीलू को थैंक यू बोलकर अपने घर भेज दिया और अपना चेहरा ढककर हॉस्पिटल आ गई थी। वो डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट देकर कुछ घंटे बाद घर आ गई थी। शाम में डॉक्टर ने उसे फ़ोन करके उसके टिश्यू सुनीता जी से मैच कर जाने की बात बताई थी। अब सलोनी तय कर चुकी थी कि वो सबसे छुपकर सुनीता जी को अपनी एक किडनी डोनेट करेगी। वो डॉक्टर से फ़ोन पर ही सारी जानकारी लेने लगी थी। उसने डॉक्टर को अपना नाम छुपाकर किडनी ट्रांसप्लांट करने की तैयारी करने को बोल दिया था। सलोनी एक बार फिर नीलू से मदद मांगने के लिए बात करने लगी थी। उसने सलोनी का फैसला सुनकर बहुत समझाया था, पर वो अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। नीलू उसकी जिद से हार कर निर्मल जी के पास आई थी। सर, मैं अपनी दीदी के साथ मनाली जा रही हूँ, क्या मैं सलोनी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो घबराते हुए निर्मल जी से पूछ रही थी। वाह, मनाली, ये तो बहुत सुंदर जगह है, मुझे भी घूमने की बहुत इच्छा है। सलोनी हलवा बनाकर ले आई थी। उन दोनों को प्लेट पकड़ाते हुए वो खुशी से बोलने लगी थी। पापा, मुझे जाने दीजिए ना, नीलू की दीदी साथ में रहेगी तो कुछ नहीं होगा और फिर मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ पापा, मुझे जाने दीजिए ना। वो बच्चों की तरह मचलने लगी थी। निर्मल जी पिछली
घूमने की घटना से बहुत डरे हुए थे, पर सलोनी की किडनी जांच कराने की बात सुनकर उसे यहाँ से दूर भेजने के लिए सही मौका जानकर हाँ कर दिए थे। सलोनी खुशी से उनके गले लग गई थी। नेहा ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी, इसलिए यहाँ सलोनी को कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन सलोनी अपना बैग पैक करके नीलू के घर आ गई थी। सलोनी अपना सामान उसे थमाकर खुद चेहरा ढककर फिर से हॉस्पिटल आ गई थी। उसे डॉक्टर से मिलकर कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। सलोनी को कॉरिडोर में अमन उदास होकर कुर्सी पर बैठा दिखा था। अमन जी, मैं आपको ऐसा टूटा हुआ नहीं देख सकती। आपने जो उपकार मुझे प्रशांत के चंगुल से निकाल कर और मेरी जान बचाकर किया है, उसी का कर्ज मैं माँ की जान बचाकर उतारने जा रही हूँ। वो मन में सोचती हुई डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। मिस सलोनी, आपने सोच समझकर फैसला लिया है ना? ऐसा ना हो कि आपके पापा मुझ पर कुछ एक्शन ले लें। डॉक्टर कुछ चिंतित होकर बोले थे। डॉक्टर, मैं एक लेक्चरर हूँ, मुझे अपना हर फैसला लेने का पूरा हक है। आप चिंता मत कीजिए। मेरी किडनी डोनेट वाली बात आप गुप्त रखिएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगी। फिर भी मैं एक लेटर पर अपनी जवाबदेही की बात लिखकर आपको दे दूंगी। वो अपने अटल फैसले के साथ डॉक्टर को निश्चिंत करते हुए बोली थी। आप ग्रेट हैं मिस सलोनी। तो फिर ठीक है, हम ये ऑपरेशन परसों करेंगे। आप इन 2 दिनों में अपनी डाइट हमारे चार्ट के आधार पर लीजिए और परसों 10 बजे आ जाइएगा। वो हंसकर बोले थे। ओके डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ। आप मेरा नाम बिल्कुल बाहर मत कीजिएगा, वरना सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। वो बोलकर बाहर निकल गई थी। राघव और अमन सुनीता जी को किडनी लगवाने के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। वो चाहते थे कि कोई किडनी देने को तैयार हो जाए। इसके बदले वो लाखों रुपया देने को तैयार थे, पर कोई नहीं मिल रहा था। सुनीता जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक ही डॉक्टर ने उन दोनों को बुलाकर किडनी मिल जाने की बात कही थी। उन दोनों का खुशी से बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर 2 दिन बाद ऑपरेशन की बात कहकर सारा इंतजाम करने को बोले थे। अमन ये खुशखबरी सलोनी को बताना चाहता था, पर उस दिन के बाद वो हॉस्पिटल ही नहीं आई थी। उसने नेहा से पूछा तो वो उसके मनाली जाने की बात बता दी थी। अमन सन्न रह गया था। यहाँ वो इतने दर्द में था और उसकी सलोनी उसे छोड़कर घूमने चली गई है। इस बात पर वो यकीन नहीं कर सका था, पर जब निर्मल जी ने उसी बात को दोहराया तो वो सर पकड़कर बैठा रह गया था। उनसे सलोनी को फ़ोन लगाकर पूछना चाहा था, पर उसने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया था। अमन के दिल पर यह दूसरी बार आघात हुआ था, पर इस बार कोई झूठ नहीं था। उसके सामने सारी बातें पानी की तरह साफ चमक रही थी। वो रो दिया था। आज सुनीता जी का किडनी ट्रांसप्लांट होना था। सलोनी ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। उसका ऑपरेशन कर सुनीता जी को किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। हॉस्पिटल में सब थे, पर सलोनी ने एक फ़ोन तक करके अमन या नेहा को सुनीता जी की तबीयत के बारे में नहीं पूछा था। अमन को बहुत अचरज हुआ था कि सलोनी ऐसी तो नहीं है, पर ऐसा कर क्यों रही है। उसने अपने एक सीक्रेट खबरी को सलोनी की पूरी जानकारी पता करने को लगा दिया था। उधर सलोनी के होश आने पर नीलू उसे लेने आई थी। वो उसे हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से निकालकर एम्बुलेंस से अपने घर ले गई थी। कुछ दिनों के बाद सुनीता जी स्वस्थ होकर अपने घर आ गई थी। वो अपने दोनों बेटों को पास पाकर बहुत खुश थी। उन्होंने निर्मल जी को फ़ोन पर बात करके अपने व्यवहार के लिए बहुत माफ़ी मांगी और नेहा को उसके घर भेज देने को कहा था। निर्मल जी तो अपनी बेटी की खुशियां ही चाहते थे। वो राघव के आने पर नेहा को खुशी खुशी विदा कर दिए थे। सलोनी भी 20 दिनों बाद नीलू के घर से वापस आ गई थी। उसने आते ही नेहा को फ़ोन करके सुनीता जी के बारे में जानना चाहा था, पर नेहा सलोनी से बहुत नाराज़ थी। उसने नेहा का फ़ोन भी नहीं उठाया था। सलोनी रो कर रह गई थी। रविवार का दिन था। सलोनी निर्मल जी के साथ अमन के घर आई थी। अमन गेट खोलने आया तो उन दोनों को देखकर चौंक गया था। उसने निर्मल जी को प्रणाम किया था। उनके पीछे खड़ी सलोनी को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी नज़रें फेरकर निर्मल जी को अंदर चलने को बोला था। सलोनी अमन को छुपकर देखने लगी थी, पर वो उसे इग्नोर करते किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चला गया था। सलोनी सुनीता जी से मिलकर उनका हालचाल पूछने के बाद नेहा के कमरे में जाकर चिंकू पिंकू को गोद में लेकर प्यार करने लगी थी। वो दोनों भी अपनी मौसी से लिपटकर अपनी बातें सुनाने लगे थे। तुम्हारे नहीं आने या माँ की खबर नहीं लेने से भी मेरी माँ ठीक है। तुम क्यों आई हो? नेहा कमरे में आती गुस्से से बोली थी। दीदी ऐसा मत बोलो ना, मैं पापा से हमेशा उनके बारे में पूछती थी। वो जल्दी से बोली थी। उसका गला भर आया था। झूठ मत बोलो सलोनी, मुझे सब पता है। तुम्हारे इस बदले रूप ने मुझे बेहद चकित कर दिया है।
तुम्हें लगा कि माँ से बदला लेने का यही सही तरीका है और उन्हें दुख पहुँचाने के लिए तुम यहाँ से निकलकर मनाली घूमने चली गई। मैंने तुमसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। गुस्से से बोलती हुई वो किचन में चली गई थी। सुनीता जी निर्मल जी से बातचीत करने लगी थी। वो उनका हालचाल पूछने लगे थे। राघव भी वहीं बैठा था। सुनीता जी निर्मल जी से सलोनी और अमन की शादी की बात तय करने को बोली थी। वो अमन और सलोनी के रिश्ते के लिए तैयार थी, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। वो जब ठीक हुई थी तो नेहा से सलोनी के बारे में पूछने लगी थी। नेहा ने उन्हें सलोनी के मनाली चले जाने की बात बता दी थी, जिससे वो उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर भी वो अमन की खुशी की खातिर ये शादी करने के लिए तैयार थी। राघव के चेहरे पर भी कोई खास खुशी नहीं दिख रही थी। वो चुप होकर बैठा हुआ था। नेहा चाय लाते हुए अमन सलोनी के रिश्ते की बात सुन चुकी थी। वो राघव को इशारे से इस रिश्ते से मना करने के लिए बोली थी। उसी समय सलोनी पिंकी को गोद में लिए आई थी। नेहा ने गुस्से से भरकर उसे घूरा और सबको चाय देने लगी थी। सलोनी दुख से मुस्कुराकर पिंकी को अपने पापा की गोद में देकर सुनीता जी के पास जाकर बैठ गई थी। माँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। वो कुछ देर चुप होकर सबको देखने के बाद अपना सर झुकाए बोली थी। आप मेरी दीदी की सासू माँ हैं। जितना वो आपको अपना माँ समझती है, उतनी ही मैं भी आपको अपनी माँ मानती हूँ। आप मेरे लिए हमेशा मेरी माँ बनकर रहेंगी। हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। पर माँ, मैं अमन जी से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप अमन जी की तरफ से भी निश्चिंत रहिए, वो भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। बेहद दुख से वो हौले से बोली थी। फिर सब पर एक नज़र डालकर बोली, अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप लोग अमन जी और मेरी शादी की बात मत कीजिए। हमारे रास्ते हमेशा से अलग थे, हैं और रहेंगे। बोलती हुई वो उठकर बाहर निकलने लगी थी, पर नेहा से अब उसका ये स्वार्थीपन बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। उसने सलोनी का हाथ खींचकर अपनी तरफ घुमाया और एक थप्पड़ खींचकर लगा दिया था। तुम वास्तव में बहुत ही मतलबी और स्वार्थी लड़की हो सलोनी। अमन जी ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया और आज तुम उन्हें ठुकरा रही हो। तुम मेरी बहन हो, पर मुझे अफसोस है कि इतने दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरे तुम क्या अमन जी को छोड़ोगी? हम लोग खुद ही तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे। तुम्हारा असली रूप देखकर अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। मेरे अमन जी के लिए तुमसे लाख गुना सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। वो गुस्से से बोलती हुई उसे धकेल दी थी। सलोनी दीवार से टकराते हुए बची थी। फिर वो निर्मल जी के पास जाकर बोली थी, पापा, यदि आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अब सलोनी को अमन जी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उसने माँ की खराब हालत को देखते हुए भी मनाली घूमने का प्लान बनाया और एक बार भी उनकी कोई खबर नहीं ली। ये इसके मन के स्वार्थीपन की हद को दिखाता है। मैं इसको अपने घर की सदस्य नहीं बनाने दूंगी। निर्मल जी कुछ नहीं बोल पाए थे। वो एक नज़र सुनीता जी और राघव पर डालकर उठ गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनीता जी को प्रणाम किया और दुख से अपने आंसू को रोके खड़ी सलोनी का हाथ थामकर अपने घर के लिए निकल गए। वो दोनों घर से निकलने ही वाले थे कि अमन एक आदमी को लेकर मुस्कुराता मेन गेट से अंदर आया था। चाचा जी, आप लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, अब कुछ देर मुझसे भी बातें कीजिए। आप दोनों अंदर चलिए, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। बेटा, हमारी सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं, अब करने के लिए कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। वो बेहद उदासी से बोले थे। अपनी एक बेटी का अपमान अपनी ही बड़ी बहन से होता देखकर वो बहुत दुखी हुए थे। चाचा जी प्लीज़, आपको मेरी बात माननी होगी। आइए अंदर चलिए। वो निर्मल जी का हाथ पकड़े अंदर लाने लगा था। सलोनी वहीं सर झुकाए खड़ी थी। सलोनी, अंदर आ जाओ, मेरी बात सुने बिना तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। और वो अंदर चला गया था। मजबूरी में वो भी वापस अंदर चल दी थी। देवर जी, आप फिर इन सबको ले आए? नेहा गुस्से से उन सबको लाउंज में आते देखकर बोली थी। आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप? मेरी प्यारी भाभी जी, आपका ये देवर वाकई में सब कुछ जानता था, पर पता नहीं इस बार असली अपराधी को अपनी नज़रों से कैसे नहीं पहचान पाया। वो मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ पकड़कर सुनीता जी के पास बैठा दिया था। भैया, आप भी बैठ जाइए। और सलोनी, तुम क्या हम सबको मारकर भागने वाली हो? अरे बैठ जाओ, वरना थक जाओगी। अभी अभी तो तुमने इतने बड़े काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया है। सलोनी अमन की बातों और उसकी प्यार भरी नज़रों से उलझने लगी थी। कुछ देर पहले वो बेहद गुस्से में था, पर अभी उसका लहजा वापस पहले की तरह मीठा हो गया था। अमन ने आगे बढ़कर सलोनी का हाथ थामकर सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया था। वहाँ सब बेहद हैरत से अमन के चेहरे पर खिलने वाली मधुर मुस्कान को देखकर उलझते जा रहे थे।
अमन के साथ एक आदमी जो आया था वो भी अमन के पास दूसरे साइड बैठ गया था। हाँ, तो आप सब परेशान ना हो, मैं सीधे मुद्दे की बात पर ही आ जाता हूँ। आप लोगों को और मुझे अब सलोनी अच्छी नहीं लगती। ये हम सबको स्वार्थी, दुष्ट और मतलबी लड़की लगती है। वो गौर से उसे देखता हुआ बोल रहा था। सलोनी अपनी उंगलियों को आपस में फंसाए खुद की बेइज्जती सहने को तैयार थी। हाँ तो भाई मेरी सीक्रेट खबरीलाल महोदय, अब आप जरा अपनी होशियारी का नमूना सबको दिखाइए ना। वो हंसकर अपने साथ बैठे आदमी से बोला था। उसने तुरंत ही अपने बैग से 4 लिफाफा निकाला और उठकर उन चारों के हाथ पर रखता गया, पर सलोनी को उसने नहीं दिया था। हाँ तो अब आप लोग इस लिफाफे को खोल कर देखिए और सब कुछ तय कीजिए, पर सब जरा अपने दिल को संभाल कर देखिएगा। मैं पहले ही देख चुका हूँ और खुद को बेहद खराब इंसान समझने लगे हूँ। अपने अंतिम शब्दों पर वो जोर देकर बोला। सलोनी अमन के ऐसा बोलने पर बहुत बेचैनी से फोटो देखने को उठी थी, पर अमन ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया था। वो गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी थी, पर उसकी मजबूती के आगे बेबस होकर बैठी रह गई। वो लोग फोटो देखने लगे थे, फिर अचानक ही सबके चेहरे सफ़ेद पड़ने लगे थे। नेहा तेजी से उठकर सलोनी को अपनी बाहों में भरकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगी थी। सुनीता जी भी उठकर उसे गले लगाकर माफ़ी मांगने लगी थी। निर्मल जी कुछ नाराज़गी से ही पर सलोनी के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे और राघव भी उठकर उससे माफ़ी मांगने लगा था। क्या हो गया है आप लोगों को? गलती मैंने की है और माफ़ी आप लोग मांग रहे हैं? सलोनी नासमझी से बोली थी, पर सब प्यार से मुस्कुराकर उसे देखे जा रहे थे। अमन ने अब उसका हाथ छोड़ दिया था। सलोनी को बेड पर पड़ी तस्वीरें दिखाई दी थी। वो उठकर वो फ़ोटो उठाकर देखने लगी थी और उसके होश उड़ गए थे। वो सारी फ़ोटो सलोनी की ही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने से बात करने से तक, ऑपरेशन थिएटर से किडनी देने के बाद नीलू के साथ एम्बुलेंस में जाने तक की सारी फ़ोटो सब उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, पर अमन उसे थाम लिया था। सलोनी, तुमने मेरी माँ को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और हम लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे। अमन बेहद शर्मिंदा होते हुए बोला था। अमन जी, ये सब आपको कैसे पता चला? नेहा ने आश्चर्य से पूछा था। उसे अपने आप पर अब बेहद गुस्सा आ रहा था। अपने कुछ समय पहले के व्यवहार को याद कर वो अब बेहद शर्मिंदा हो रही थी। मैंने हॉस्पिटल में सलोनी और चाचा जी की बातें सुनी थी। वो सलोनी को अपना टेस्ट देने से मना कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सलोनी अपनी किडनी दान करे। फिर दूसरे दिन मुझे पता चला कि सलोनी घूमने के लिए मनाली चली गई है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी भावुक और जिम्मेदार लड़की जो अपनी छात्रा को बचाने के चक्कर में खुद खतरे में पड़ गई, वो मेरी माँ की हालत देखकर भी यहाँ नहीं रहकर शहर से बाहर चली गई। अमन बोलती हुई उसे देखने लगा था। उसकी इस हरकत का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। मैंने अपने सीक्रेट खबरी को सलोनी के पीछे लगाया और सलोनी की सारी जानकारी मुझे देने को कहा था। कुछ देर पहले जब चाचा जी और सलोनी यहाँ आए, तभी मुझे इसका फ़ोन आया था। अब मैं सारी सच्चाई को गवाह के साथ आप सबके सामने लेकर आया हूँ। वो बोलते हुए लाउंज से बाहर निकल कर गया और कुछ ही देर बाद आया था। उसके साथ नीलू थी। सलोनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुझे माफ़ कर दे सलोनी, जब अमन सर को फ़ोटो में तेरे साथ मैं भी दिखी तो वो मुझे यहाँ ले आए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं आना चाहती थी, पर इन्होंने तुम्हारी और अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझे आने को मजबूर कर दिया। इनके आंसुओं ने मुझे पिघला दिया और मैं इनके साथ आ गई। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दे। वो सलोनी का हाथ पकड़कर बोली थी। सलोनी बस उसका चेहरा देखती रह गई थी। चाचा जी, सलोनी को आपने जब रोक दिया था तो वो मुझे अपनी कसम देकर मदद करने को बोली और मुझे अपनी सहेली की मदद करनी पड़ी। चाची जी, आपकी होने वाली बहू आपको इतने दर्द में छोड़कर कहीं भागी नहीं थी। ये सबसे छुप कर बस अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। नेहा दीदी, आपकी सलोनी का दिल बहुत बड़ा है। वो जब परायों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर सकती तो सोचिए कि अपनों को मौत के मुंह में छोड़कर घूमने कैसे जाती। हंसकर नीलू ने सबको सलोनी की सच्चाई बताई थी। अमन सर, अब मुझे घर जाने दीजिए। अब तो आप दोनों शादी करके खुश रहिए, पर मेरी दोस्त तो मुझसे शायद ही बात भी करे। वो बेहद अफसोस से सलोनी को देखती अमन से बोली थी। खबरदार नीलू, जो दोबारा ऐसी बात बोली। एक तू ही तो है, मेरी दोस्त है। मैं भला तुझसे बात किए बिना कैसे रहूँगी। सलोनी ने रोते हुए नीलू को अपने गले से लगा लिया था। वो भी हंसती थी। मुझे तुझ पर नाज है बेटी। तुमने मेरे मना करने के बाद भी
बहन जी को किडनी दान करके बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारा भला सोचने के चक्कर में स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। निर्मल जी सलोनी के सर पर हाथ रखकर बोले थे। सलोनी रोते हुए बोली थी, पापा आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने अमन जी को अपनी माँ के लिए तड़पते देखा था। इन्होंने मुझे उस नर्क वाली ज़िंदगी से निकाला था जहाँ से निकलने के लिए लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ती है। मैं यदि इनको खुशी देने के लिए अपने शरीर का छोटा सा टुकड़ा दान कर भी देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मना करने के बावजूद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे छुप कर टेस्ट दिया। संयोग से मेरा और माँ के किडनी मैच हो गया, पर आप तो देने नहीं देते, इसलिए मैंने नीलू को खुशामद करके तैयार किया और आपसे मनाली जाने की झूठी बात कहकर इसके घर चली गई। अपनी नज़रें झुकाए वो उनसे बोली थी, मत रो बेटी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तुझे मैंने दी है। अब मेरा वादा है कि तुझ तक कोई दुख नहीं पहुँचने दूँगी। सुनीता जी उसके पास आकर गले लगाती हुई बोली थी। वो खुशी से निर्मल जी से बोलने लगी, भाई साहब अब आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मैं बहुत जल्दी अमन और सलोनी की शादी करना चाहती हूँ। तू सच बोलता था बेटा, तुझे सलोनी से अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। तुम दोनों नीलू को घर छोड़ाओ, तब तक हम बड़े बाकी की सारी बातें कर लेते हैं। हाँ और सुन, मेरी छोटी बहू को खिला पिलाकर कुछ गिफ्ट दिलाते हुए लाना। सुनीता जी हंसकर बोलती हुई सलोनी का हाथ अमन के हाथों में पकड़ा दी थी। माँ क्यों ना हम अभी सलोनी को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म कर ही लेते हैं, ये ठीक रहेगा ना पापा। नेहा ने तेजी से सब बात तय कर लिया था। उसने अपनी अंगूठी निकालकर सलोनी को पकड़ा दी और राघव को भी इशारे से अपनी अंगूठी अमन को देने को कहा था। हाँ बेटा जी, आप ये रस्म करके मेरी सलोनी को सबके सामने अपना लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, निर्मल जी खुशी से बोले थे। अमन ने हंसकर सलोनी को देखा था। वो शर्म से सर झुकाए खड़ी थी। अब हमारे बीच कोई रुकावट और बंधन नहीं है सलोनी। इतने दिन तुमने मुझे बहुत सताया है, अब ये मगनी की रस्म इतनी आसानी से नहीं होगी। अमन मुस्कुराते हुए उससे बोला था। सलोनी हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी थी, जहाँ सिर्फ शरारत मचल रही थी। वो मुस्कुरा पड़ी थी। आज तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम्हें सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करना होगा। वो मुंह बनाकर बोलता हुआ उसके पास से जाकर दूसरी जगह खड़ा हो गया था। सलोनी एक पल को हैरान हो गई थी। फिर उसने मुस्कुराकर अपने अगल बगल खड़े सबको देखा था। सबने उसे अमन को प्रपोज करने का इशारा किया था। वो कुछ शर्माती हुई आगे बढ़ी और अमन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुंह फेर लिया था। सलोनी अपने हाथों में थामी अंगूठी को आगे बढ़ाती उसके सामने घुटनों पर बैठ गई थी। अमन जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या आप मुझे अपने जीवन में 7 जन्मों के लिए स्वीकार करेंगे? वो हंसकर बोलती हुई उसे प्यार से निहारने लगी थी। अमन की सारी नाराज़गी खत्म हो गई थी। वो खुलकर हंस पड़ा था। हाँ सलोनी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आई लव यू सलोनी, आई लव यू सो मच। वो उसके हाथ से अंगूठी पहनकर खुद भी उसे पहनाने लगा था। सारे लोगों ने जोरदार तालियां बजाई थी। फिर कुछ महीनों बाद बेहद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई थी। निर्मल जी अपने चिंकू पिंकी को बहुत मिस करते थे, इसलिए राघव और अमन ने उन्हें भी अपने घर ही ले आए थे। अब सुनीता जी के घर में उनका 2 बेटा, 2 बहू, 2 पोते पोती और निर्मल जी जैसे भाई एक साथ रहने लगे थे। उन सब की ज़िंदगी में खुशियों का सवेरा हो गया था। वो सब हंसते मुस्कुराते अपने आने वाले कल में शामिल हो चुके थे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।